सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एंजेला बक्सटन जो है वो अभी अभी एक्सपायर हो गई। वो किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं, एंजेला बक्सटन जो है बहुत मशहूर टेनिस प्लेयर रही थी। जस्ट एट द एज ऑफ 22 वो रिटायर भी हो गई थी बिकॉज ऑफ सीरियस इंजरी इन हर हैंड। बट जो उनकी खूबी थी, जो उनकी कामयाबी थी, वो क्या थी कि वो डबल्स पार्टनर रही थी किनकी, एल्थिया गिब्सन की, जो फर्स्ट ब्लैक पर्सन थे, कोई भी अमेरिकन फर्स्ट ब्लैक पर्सन थे अमेरिका के जो मेजर टाइटल जीतने वाले थे 1956 में। तो इनकी एज जो है 85 की एज में हुई और इन दोनों ने मिलकर, गिब्सन और बक्सन ने मिलकर जो है डबल्स में फ्रेंच ओपन और विंबलडन भी जीता था 1956 में। और देखिए कितनी कम उम्र थी इनकी जब ये रिटायर, क्योंकि बहुत सीरियस इंजरी थी तो जिसकी वजह से इन्हें रिटायर होना पड़ा। इस एज में 22 की एज में इन्होंने इतने बड़े बड़े खिताब जीते थे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एंजेला बक्सटन। तो टेनिस के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि टेनिस की जो है 4 मेजर टाइटल्स होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन जिसे रोलांड गैरोस भी कहा जाता है, विंबलडन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो मिड जनवरी में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मई टू अर्ली जून, देन विंबलडन जून टू जुलाई एंड यूएस ओपन अगस्त सितंबर के महीने में खेला जाता है। देखिए ये अलग अलग कोर्ट्स पे खेले जाते हैं, अलग अलग सॉइल्स होती है जिन पे खेले जाते हैं। हार्ड सॉइल पे जो है खेला जाता है आपका ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन। क्ले पे जो है आपका खेला जाता है फ्रेंच ओपन, और ग्रास पे खेला जाता है विंबलडन ओपन। क्ले के जो है आपको बहुत मशहूर प्लेयर पता होंगे, राफेल नडाल, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, क्ले के ऊपर बहुत जबरदस्त खेलते हैं। और ग्रास में ऑब्वियसली रॉजर फेडरर का नाम सबसे ऊपर आता है, बहुत ही मशहूर प्लेयर रहे हैं वो, इन ऑल जो है नंबर 1 रैंकिंग पे रहे इतने टाइम से। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो 1905 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा जो सबसे पुराना है वो आपका है विंबलडन, 1877 में जो है स्टार्ट हुआ था, देन यूएस ओपन एंड देन इन 1891 फ्रेंच ओपन। अभी के जो है कुछ मशहूर जो प्लेयर्स हैं जो रैंकिंग में अच्छे रैंक पे हैं, जो ऊपर हैं, उनके बारे में बता दूं। जैसे नोवाक जोकोविक आजकल के बहुत ही जो है गिने चुने नामों में से है टेनिस के, बहुत ही जो है जबरदस्त प्लेयर है, सर्बिया के खेलने वाले हैं। और राफेल नडाल, इनका तो खैर बहुत नाम है क्ले पे। स्पेन के हैं प्लेयर, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है। डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाले हैं। और रॉजर फेडरर, इनका तो नाम सदियों तक याद रखा जाएगा, स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं। और डेनिल मेडवेडेव, ये जो है रशियन प्लेयर है। एक और चीज बता दूं कि जो जितने भी ये टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं, ये लगभग 2 वीक के पीरियड तक खेले जाते हैं, उसी के अंदर जो है इनका रिजल्ट आ जाता है। इस तरीके से कुछ प्लान होते हैं। इसके अलावा जो है वुमेन प्लेयर्स जो है कुछ, बार्टी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, सिमोना रोमेनियन है, और कैरोलिना चेक रिपब्लिक, सोफिया यूएसए, बिनाका ये जो है कैनेडियन प्लेयर है। ये कुछ वुमेन प्लेयर है जो आज के टाइम पे हाई रैंकिंग में है टेनिस में। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल जो शायद आप लोगों को सोचने में मजबूर भी करेगा। कुछ ही नाम है हमारे टेनिस में, जैसे सानिया मिर्जा, महेश भूपति, लिएंडर पेस, ठीक है। बस यही कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें टेनिस में याद रहते हैं। इनके अलावा जो है टेनिस हमारा इंडिया में इतना ग्रो नहीं किया है। इतने हमारे जो है जिस तरीके से क्रिकेटर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे compete भी करते हैं और आगे भी रहते हैं, इस तरीके से टेनिस हमारा जो है ग्रो नहीं कर पाया। बैडमिंटन भी बहुत ग्रो किया है, ठीक है। बहुत जो है बहुत प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे जीते भी हैं हमारे। तो जैसे पीवी सिंधु है और साइना नेहवाल है, तो ऐसे कुछ जो है प्लेयर्स जीते हैं। तो ऐसी क्या आपको लगती है कमी कि हमारे देश में जो टेनिस है वो ग्रो नहीं कर पाया? आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कि आपकी आपकी राय में क्या ऐसी चीज है जो टेनिस को जो है ग्रो नहीं करने दे रही अभी तक इंडिया में। तो मैं आपका वेलकम करता हूं यूस्कोर क्लासेस में, संदीप। तो ये हमारा प्रोग्राम ऑलवेज स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड। इसके थ्रू जो है मैं आपको जानकारी देता हूं कुछ करंट में न्यूज जो होती है और उनसे रिलेटेड स्टैटिक न्यूज के बारे में, स्टैटिक जो है टॉपिक्स के बारे में। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूस्कोर क्लासेस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हम जो है यूस्कोर क्लासेस से एग्जिस्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है वो डिक्लेयर किया गया है 2020 का। तो इंडिया ने उसमें ई इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके जो है अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग बेसिस पे जो है दिया जाता है। तो ई इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? तो देखिए मैं बता दूं आपको, इंडिया को जो रैंक मिली है वो मिली है 82nd। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स दिया गया, और ये दिया जाता है सर्फ शार्क्स जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है एक ब्रिटिश से, वो इस इंडेक्स को जो है प्रोवाइड करते हैं। और 5 एरियाज में ये इंडेक्स दिया जाता है। ये 5 एरियाज कौन कौन से हैं? इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, ठीक है। तो इन
कंडीशंस के हिसाब से कौन सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है उसके हिसाब से ये दिया जाता है। 85 कंट्रीज को जो है इसमें कंपेयर किया गया इन बेसिस पे। तो मैं आपको बता दूं इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में इंडिया का रैंक था 9th, काफी सस्ता और इजीली अवेलेबल जो है इंडिया में इंटरनेट होता है, तो इसलिए इंडिया की काफी अच्छी रैंक है इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में। टॉप कंट्रीज इसमें इजराइल, कनाडा रही। और इंटरनेट क्वालिटी में देखिए बहुत ही अभी इंडिया को सुधार करना है। तो इंडिया का जो है रैंक कुछ अच्छा नहीं है, 83rd रैंक नीचे से जो है सिर्फ 2 ही पोजीशन ऊपर पे, और वो भी सिर्फ पाकिस्तान और इंडोनेशिया से ऊपर थी अपनी कंट्री। अदरवाइज जो टॉप करने वाली कंट्री सिंगापुर और स्वीडन। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है यूएई, स्वीडन, उन्होंने जो है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन हासिल की। और इंडिया का यहाँ पे भी रैंक जो है थोड़ा सा खराब रहा, 82nd जो है इंडिया का रैंक रहा। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट जो है किस तरीके से गवर्नमेंट रिएक्ट करती है सिचुएशंस में, उस तरीका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। तो इसमें जो है सिंगापुर और यूके काफी अच्छी पोजीशन को होल्ड कर पाया, और इंडिया का रैंक इसमें ठीक ठाक रहा, 15th रैंक। और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में जो है इंडिया का रैंक रहा 57th, जहाँ पे यूके और फ्रांस ने जो है टॉप पोजीशंस हासिल की। तो देखिए ये था डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसके अलावा कुछ रिसेंट इंडेक्स आए हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं। जैसे ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, ये जो है कितना ट्रांसपेरेंट है कोई कंट्री और उसका मीडिया उसको दिखाता है, जिसमें 34th रैंक हासिल की इंडिया ने, और यूके इसका टॉप कंट्री रहा। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है सिंगापुर इसमें सबसे ऊपर रहा, इंडिया की रैंक रही 43rd। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, डेनमार्क ने जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की, इंडिया का रैंक रहा 168, काफी खराब जो है पोजीशन यहाँ पे रही इंडिया की। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यहाँ पे इंडिया की पोजीशन 74th रही। और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यहाँ पे इंडिया की रैंक रही 40th, नंबर 1 पे रहा यहाँ पे यूएस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मल्टीपल इंडेक्स को मिला के जो है बनाया जाता है, 2019 का इंडेक्स आया, और इंडिया की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी खराब, थोड़ी क्या कहूंगा, बहुत ज्यादा खराब थी। नॉर्वे जो है, ये देखिए आप कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, हमेशा आपको टॉप में मिलेंगी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इस तरह की कुछ कंट्रीज बहुत ही आइडियल कंट्रीज होती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है इंडिया थोड़ा धीरे धीरे जो है इंप्रूव कर रहा है, और जो है अपनी रैंकिंग को अच्छा कर रहा है। काफी जो है इसके रिगार्डिंग जो है डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम बिजनेस को एस्टेब्लिश करना इजी बनाए अपनी कंट्री में। न्यूजीलैंड जो है उसने टॉप किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ये रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्विटर के बारे में तो आप जानते होंगे, और इस पे जो है आपको पता होगा कि रिक्वेस्ट करती हैं डिफरेंट कंट्रीज कुछ जो है न्यूज़ के या कंटेंट के रिगार्डिंग, और उनके रिमूवल के रिगार्ड। तो इसी तरीके से जो है कुछ रिक्वेस्ट की गई लास्ट ईयर। तो इंडिया का रिक्वेस्टर्स में जो है हमें रैंक बताना है क्या रहा। सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट रिक्वेस्टर थे जो कंट्रीज, उनमें से इंडिया का रैंक क्या था। तो देखिए ये पोजीशन थी इंडिया की 5th, और डिफरेंट कंट्रीज थी। पहले यूएस का परसेंटेज काफी हाई रहता था इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग का, मींस 80% से भी ज्यादा जो है पहले यूएस का ही जो है शेयर रहता था। धीरे धीरे जो है वो काफी कम हो गया है। इसी तरीके से जापान के शेयर देखिए दोनों ही में हाई रहता है काफी, चाहे आप रिमूवल रिक्वेस्ट देख लीजिए या फिर आप रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, जापान जो है काफी ट्विटर पे एक्टिव रहता है। फ्रांस इसी तरीके से 3rd पोजीशन 5%, इंडिया 5%, साउथ कोरिया 5%। तो रिमूवल और रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन में दोनों में ही इंडिया जो है टॉप 5 कंट्रीज के अंदर रहा है। तो यहाँ पे 3% जो है टोटल जितनी भी रिक्वेस्ट की गई रिमूवल में, वो इंडिया की तरफ से आई थी। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक जो है माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, अमेरिकन कंपनी है, और इसके हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके जो सीईओ है वो है जैक डॉर्सी, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, एक फिलेंथ्रोपिस्ट, बिजनेसमैन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक जो है रिपोर्ट जो है प्रोड्यूस की है, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने 4 महीने में अप टू जुलाई जो है कितना डॉलर जो है एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो परचेज किया। देखिए आपने सुना ही होगा रिसेंटली कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बिल्कुल टॉप पे आ गया है, टॉप को बीट कर दिया है। तो यस, दिस इज राइट, काफी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का बढ़ चुका है, और अभी हाल फिलहाल जो है $30 बिलियन जो है आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जो है परचेज किया है, राइट। तो
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इसके बारे में मैं आपको और बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है अभी जो 7 अगस्त को रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग 538.191 बिलियन है, जो अभी तक का हाईएस्ट रहा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में देखिए कुछ चीजें आती हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, जैसे उसमें जो है अलग अलग कंट्रीज के जो है, जैसे यूएस डॉलर्स अलग जो है फॉरेन कंट्रीज की जो करेंसी में वो आती हैं, ठीक है। गोल्ड रिजर्व्स इसमें होते हैं, इसके अलावा स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं आईएमएफ के अंडर वो होते हैं, रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ ये होते हैं। तो अभी जो है ये होते हैं, तो अभी जो है इसमें फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स जो है वो 492% कर रहा है, गोल्ड रिजर्व 39.785, एसडीआर जो है वो 1.481 और रिजर्व पोजीशन जो है वो 4.632 पे स्टैंड करती है। इसके अलावा जो है आपको पता होगा कि जो है हर 2 महीने में एक बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की तरफ से रिलीज की जाती है, ताकि हम हमारी जो इकोनॉमी है उसको सही तरीके से चला सके, जो जरूरत हो उस तरीके से आरबीआई जो है स्टेप्स ले सके। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से वो काम करते हैं किसी एक सेपरेट वीडियो में। बट हाल फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो अभी के लिए बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हुई है उसमें क्या लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं। देखिए एक और चीज पहले बता दूं कि इसमें जो है 6 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो जितना भी वोटिंग के बाद जो भी मैक्सिमम रेशियो होती है यस और नो किसी भी डिसीजन को लेके, तो जितनी मैक्सिमम वोट्स होंगी उसी के हिसाब से जो है वो मान लिया जाता है डिसीजन। अगर मान लीजिए 3 और 3 रेशियो में जो है कोई डिसीजन आता है कि 3 यस कहते हैं और 3 नो कहते हैं, तो फाइनली जो भी गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के, उनका डिसीजन जो उनका वोट जिसकी तरफ होता है वो अप्रूव कर लिया जाता है। तो गवर्नर जो है अभी के लिए हैं हमारे शक्तिकांत दास जी आरबीआई के, और रेपो रेट जो है 4% पे अनचेंज रखी गई है। रेपो रेट क्या होता है, जिसपे बैंक जो है आरबीआई से पैसा उधार लेता है। रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 रखी गई है, जिसपे आरबीआई जो है आइदर उनको इंटरेस्ट पे करता है या फिर जो है आरबीआई परचेज करता है बैंक से। एक टाइम के लिए जो है कॉर्पोरेट लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ की गई है। देखिए टाइम ऐसा चल रहा है कोविड का, जो कि बहुत सारे बिजनेसेस को बंद कर चुका है, और लोन्स का भी जो है बेड होना पॉसिबल है। तो उनके लिए जो है आरबीआई ने रिलैक्सेशन दिया है थोड़ा सा, कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग आप कर सकें कॉर्पोरेट लोन्स की। एलटीवी रेशियो जो है गोल्ड लोन्स के केस में कि आपको कितनी वैल्यू मिल सकेगी गोल्ड की, अब वो 75 से बढ़ा के 90% कर दी गई है। मींस अगर मान लीजिए 50,000 का गोल्ड आपके पास था पहले, तो आपको उसका 75% ही लोन मिल सकता था, मींस 37,250 रुपीज। बट अब जो है ये 90% हो गया, मींस अब आप 45,000 तक लोन ले सकते हैं एट गोल्ड ऑफ ₹50,000, ठीक है। और एक बड़ा ही जो है सिक्योर सिस्टम आरबीआई ने शुरू किया है, दैट इज पॉजिटिव पे। कुछ बैंक्स पहले जो है इसको चला रहे थे, जो है अप्लाई होगा चेक्स की वैल्यू 50,000 एंड अबव के केसेस में, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो अभी के लिए रखे गए हैं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो है बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। एसएलआर जो है 18.5% है अभी के लिए, सीआरआर जो है 3%। रेपो रेट जैसा कि मैंने बताया 4% पे अनचेंज रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट 3.35, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.65 और बैंक रेट 4.65। ये मैं सब कुछ जो है आपको एक सेपरेट वीडियो में कभी एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में जो है एक कोविड-19 फॉलो अप सेंटर या क्लिनिक जो है वो स्टार्ट किया है। ये कहाँ पे जो है तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है, तो ये जो है स्टार्ट किया है चेन्नई के अंदर। एक कोविड फॉलो अप सेंटर जो है शुरू किया गया है। तो देखिए चेन्नई या तमिलनाडु से रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूज भी बता दूं। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है एडप्पडी के पलानीस्वामी, ये जो है एनईपी को लेके जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था एनईपी का सेंटर का, उसको लेके जो है बिल्कुल कड़ा विरोध कर चुके हैं सामने से, कि जो है ये ठीक नहीं है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु सेंटर जो है, उन्होंने मैंडेटरीली जो है एक तरीके से उनका कहना है कि हिंदी को इम्पोज कर दिया है उनके ऊपर सीखने के लिए, ठीक है। तो ये जो है इसी वजह से कुछ साउथ की कंट्रीज या जहाँ पे जो है हिंदी उतनी खासी नहीं बोली जाती, वहाँ पे काफी लोगों में नाराजगी है। अब जो है इंडियन गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के लिए जो है 2 प्रोजेक्ट भी साइन किए हैं वर्ल्ड बैंक से। फर्स्ट वन इज तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम एंड सेकंड वन तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल निधि करके जो है एक पीएम ने आत्मनिर्भर प्रोग्राम के अंडर
जो है एक स्कीम लॉन्च की है, इसके अंडर जो है कौन सा स्टेट अभी तक लीड कर रहा है। देखिए, सबसे पहले समान निधि के बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें कहा जा रहा है कि 50 लाख तक स्ट्रीट वेंडर्स को जो है फायदा पहुंचाया जा सकता है। इसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को एक 10,000 तक का अफोर्डेबल लोन दिया जाएगा, और इसको जो है इसका फायदा यह है कि उनको 7% तक जो है इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। जितना भी इंटरेस्ट उन पे चार्ज होगा, अगर वो टाइमली पे करते हैं तो उनको जो है 7% वापस मिल जाएगा, जो है वेव ऑफ हो जाएगा एक तरीके से इंटरेस्ट। ठीक है, वेव ऑफ तो नहीं कहूंगा, बट उनको जो है वापस मिल जाएगा क्लेम, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो है जितना भी इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 6 मंथली बेसिस पे जो है उनको वापस मिलेगा। ठीक है, तो ये इस स्कीम के अंदर जो है जो स्टेट लीड कर रहा है दैट इज मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो श्री शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है वो यूपी की भी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड है। 2020 की जो है रिपोर्ट्स आ गई है, और फिर से जो है आपसे बड़ा ही एक्सपेक्टेड है ये, इसका आंसर बड़ा ही जो है जाना पहचाना है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो है यही स्टेट टॉप पे रह रहा है क्लीनलीनेस के मामले में। तो इंदौर ने जो है टॉप किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, और कुछ स्टेट्स और जैसे गुजरात का सूरत जो है वो सेकंड नंबर पे रहा, नवी मुंबई थर्ड, अंबिकापुर जो है फोर्थ, मैसूर, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, चंद्रपुर और खारगोन, ये जो है स्टेट्स टॉप 10 में रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। बड़ी ही जो है गर्व की बात है इन स्टेट्स के लिए और इन शहरों के लिए। तो आप भी जो है अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए और मेक इंडिया क्लीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करता है ऑर्गेनिक फार्मर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है इंडिया को क्या रैंक किया है ऑर्गेनिक फार्मर्स में। तो इसके बारे में बता दूं कि फर्स्ट रैंक इंडिया को दिया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है इंडिया काफी बूस्ट कर रहा है। और आपको याद भी होगा कि सिक्किम जो है कुछ साल पहले एक फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बना था, जिसमें जो है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक था। इसी के साथ जो है त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स भी इसी तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं कि पूरी तरीके से उनके स्टेट्स में फार्मिंग ऑर्गेनिक बन जाए। इंडिया जो है 9th इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया के केस में जो है 9th रैंक पे है। अब जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है जनरली ऑर्गेनिक वो है फ्लैक्स सीड्स, सीशम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट्स, राइस, पल्सेस। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, कंपोस्ट, क्रॉप डाइवर्सिटी, सॉइल मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, लाइफ स्टॉक। इसमें जो है कोई भी इनऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइजर या किसी तरह की चीज जो है यूज नहीं की जाती। तो नेक्स्ट में आपको बताना है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने कौन सी कंपनी को जो है का एक्विजिशन किया है 620 करोड़ रुपीस में। देखिए ये है एक इंडियन मेडिकल ऑनलाइन स्टोर कंपनी जो है जिसका नाम है नेमटेड्स। इसको जो है रिलायंस ने परचेज कर लिया है, और रिलायंस की देखिए आप देखते जा रहे हैं कि कितना पावरफुल होता जा रहा है। मुकेश अंबानी जो है वो 6th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं अर्थ पे। तो 78.3 बिलियन जो है उनकी अभी वर्थ हो गई है। अभी वो जो है 2 प्लेसेस नीचे आ गया, अदरवाइज ही वाज एट 4th पोजीशन। तो क्योंकि जो है स्टॉक प्राइस गिरते बढ़ते रहते हैं तो पोजीशंस भी जो है चेंज होती रहती हैं। तो रिलायंस के जो सीईओ हैं वो मुकेश अंबानी और फाउंडर श्री धीरूभाई जी अंबानी। और नेमटेड्स जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको एक इंडियन ऑनलाइन मेडिकल स्टोर कंपनी है। तो अभी एक न्यूज भी आई थी रिसेंटली कि जो रिलायंस का प्रोजेक्ट था टेलीकॉम का जियो, उसके अंडर जो है फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है 5.7 बिलियन का टू बाय 9.99% स्टेक इन दिस प्लेटफॉर्म, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्मो ऐप जो है इंडिया में लॉन्च की गई है गूगल के द्वारा। आपको बताना है कि ये कर्मो ऐप बांग्लादेश में कब लॉन्च की गई थी। देखिए ये लॉन्च की गई थी 2018 के अंदर। 2018 कर्मो ऐप एक्चुअली क्या है, कर्मो ऐप हेल्प करती है जो भी एंट्री लेवल पे हैं जॉब के, उनको जॉब्स को जो है सर्च करने में, उनको जो है सीवी जो है ट्रेन करने में, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में, इस तरह की वो हेल्प करती है। ठीक है, तो करियर में काफ़ी ग्रो करने में हेल्प करती है। तो बांग्लादेश में जो है पहले लॉन्च की गई थी 2018 में, उसके बाद जो है इंडोनेशिया में ये एप्लीकेशन जो है स्टार्ट की गई। गूगल के ऑब्वियसली आप हेडक्वार्टर जानते हैं कैलिफोर्निया यूएस में है, और इसके जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिच्चे। सुंदर पिच्चे से मुझे याद आया
कुछ एग्जीक्यूटिव्स ऐसे जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अल्फाबेट के या गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, एडोब इंक सीईओ जो है शांतनु नारायण, मास्टर कार्ड के जो है वो अजयपाल सिंह पांगा, और एजिस्टा नेटवर्क एक क्लाउड नेटवर्किंग कंपनी है जयश्री उल्लाल। ये जो है इंडियन ओरिजिन के हैं और जिन्होंने भारत का नाम बहुत रोशन किया है बाहर। बट मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है कि अगर हम जो है अगर अपनी कंट्री को आगे ले जा सके किसी भी टर्म में, क्योंकि हमारे पास जो है इतनी बड़ी फोर्स है हर तरीके की, ठीक है, डिग्री होल्डर्स की, तो अगर हम अपनी कंट्री को आगे ले जा सकें तो बहुत अच्छा के लिए छोड़ता जा रहा हूं कि जॉब एग्जैक्टली में किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, जॉब को कैसे डिफाइन करेंगे। क्या एक गवर्नमेंट जॉब पा लेना ही जॉब है सही मायने में, या फिर अगर मैं कहूं कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या कोई जॉब नहीं है? क्या कोई अपना जो है बिजनेस होना, अपना जो है नेटवर्क होना, अपना जो है वेंचर होना, वो जो है आपके लिए जॉब नहीं है? तो आप जॉब को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? क्योंकि देखिए, इंडिया के पास डिग्री होल्डर्स की जो है बाहर इतने सारे जो है स्टूडेंट्स, हाई प्रोफाइल जो है इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है निकलते हैं हर साल कॉलेज से। कुछ जो है बाहर चले जाते हैं, कुछ जो है डाइवर्ट्स हो जाते हैं, बट जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, अगर वो सब जॉब्स के पीछे ना भाग के कुछ परसेंटेज जो है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर अपने जो है बिजनेस की तरफ जाए, तो इंडिया जो है कितना ग्रो कर सकता है। ये हमारी गवर्नमेंट भी जो है इस टाइम पे काफी एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रही है और डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स बनाए जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो बस एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि जॉब को आप एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, और आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो स्टे अपडेटेड एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल एंड कीप boosting us by liking, sharing this video, our videos. So thanks again from Use Core family, and take care. Bye. Stay home, stay alive.